हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोशियो माइंड्स। आई एम अभिषेक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 के अंदर आता है। पार्ट 3 में हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, जो कि कंट्री के सारे सिटीजन को राइट्स मिलते हैं, उनको फंडामेंटल राइट कहते हैं, जो कि पार्ट 3 में है। अब क्या है, पार्ट 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि डायरेक्टिव्स दिए गए हैं किसको, स्टेट को, कि स्टेट कैसे काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डीपीएसपी, पार्ट 4 के अंदर है, जो कि पहले बता चुका हूँ। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है ना। 35 तक, 12 से लेके 35 तक हमने क्या फंडामेंटल राइट्स पढ़े। फिर 36 से लेके 51 तक हम क्या डीपीएसपी पढ़ेंगे, कि स्टेट को जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, स्टेट किस तरह से काम करेगा, वो यहाँ पे है डीपीएसपी में। तो ये डीपीएसपी का काम क्या है, इट प्रमोट्स वेलफेयर स्टेट। स्टेट वेलफेयर स्टेट कैसे होती है, उसको प्रमोट करेगा। वेलफेयर स्टेट क्या होती है, जो कि लोगों के लिए, लोगों की सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको अच्छे से डेवलप करना स्टेट का काम रहेगा। तो स्टेट अगर इन डायरेक्टिव्स को फॉलो करेगी तो वेलफेयर स्टेट को हम अचीव कर पाएंगे। तो ये कहाँ से लिया था हमने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ से हमने इंस्पायर होकर डीपीएसपी बनाया है कि हाँ इस तरीके से स्टेट पूरा काम करेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह है कि इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल इन कोर्ट। कोर्ट में जाके इनको लेके जाके नहीं बोल सकते, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स को लेके जाते हैं ना, कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ है तो हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट को हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इन्फोर्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बात होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, तो डीपीएसपी में हम कुछ भी ऐसा जो वर्ड है, जैसे डीपीएसपी में पहला हुआ है ना आर्टिकल 38, हम इसको लेके नहीं जा सकते कि हमारे जो आर्टिकल 38 है डीपीएसपी है ये फुलफिल नहीं हो रहा है, तो कोर्ट बोलेगा भग जाओ यहाँ से, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। हाँ, तो ये इन्फोर्स नहीं कर सकता कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए इसको क्या बोला है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। नोवल फीचर क्यों बोला है, नोवल फीचर बोलने का मतलब ये है कि ये कुछ जो डायरेक्टिव्स हैं वो स्टेट को दिए गए हैं, तो ये एक इंस्ट्रक्शंस है ना। तो एक बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं किसके लिए, स्टेट के लिए, कि स्टेट इस तरह से काम करेगा। अगर ये नहीं दिए होते तो फिर स्टेट के पास पता नहीं होता ना स्टेट को कि एग्जैक्टली उसको काम क्या करना है, तो कुछ भी काम करे जा रहे थे। लेकिन फिर यहाँ पे डीपीएसपी लेके आए, तो डीपीएसपी के बाद से क्या हुआ, स्टेट कोई भी काम करेगी वो ये डीपीएसपी को ध्यान में रख के ही काम करेगी, है ना। तो ये हो गया हमारा पार्ट 4 में डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक। अब क्या है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस है ना, गाइडलाइंस है, किसको, टू दी गवर्नमेंट फॉर मेकिंग लॉस। जब भी कोई भी गवर्नमेंट है कोई भी लॉ बनाएगी, कोई भी पॉलिसी लेके आएगी, तो फिर ये सब चीज़ों को देख के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देख के ही ये गवर्नमेंट है वो कोई भी कानून बनाएगी। तो सिंपल सी बात है कि इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस दे रखी हैं गवर्नमेंट को, ताकि वो एक लॉ बना सकें। कोई भी लॉ बनाएगी तो उसमें इसको हेल्प मिलेगी कि भाई इन सब चीज़ों को देख के ही वो काम करेगी, है ना। इट इम्पोज मोरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट की, भाई नैतिक जिम्मेदारी होगी किसकी, स्टेट की। और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कैसे होगी, कि भाई अगर ये लोग ये सब जो काम है ना, डीपीएसपी है, देखो नॉन इन्फोर्सेबल है ना, नॉन जस्टिसिएबल है, कि इनको लेके हम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर स्टेट कोई काम नहीं करती है सही से, जो डीपीएसपी के तहत काम नहीं करती है, तो फिर क्या करेंगे हम, 5 साल बाद उस गवर्नमेंट को हटाएंगे, है ना। तो फिर डायरेक्ट यहाँ से पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इनका बन जाता है कि अगर इन्होंने कुछ काम नहीं किया, जैसे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है तो उसको सज़ा दी जाती है, वैसे ही अगर पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी रूलिंग पार्टी है, अगर वो डीपीएसपी पे काम नहीं करती तो उसको सज़ा किस तौर पे मिलेगी, हम लोग सज़ा देंगे, है ना। अब की बार हम उसको चुनाव में जीतने ही नहीं देंगे। तो डायरेक्ट इसको यहाँ से पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इनके ऊपर सेट की जाती है। तो इन सब से क्या अचीव कर सकते हैं, इट हेल्प्स इन अचीविंग डायरेक्टिव्स ऑफ प्रीएम्बल, है ना। डायरेक्टिव्स नहीं बोले तो ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। हमने प्रीएम्बल पढ़ा हुआ है, प्रीएम्बल में ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। तो ये सब जब गवर्नमेंट काम करेगी तो उससे हम क्या, कौन से ऑब्जेक्टिव्स, प्रीएम्बल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे, जैसे जस्टिस अचीव कर पाएंगे, इक्वलिटी अचीव कर पाएंगे, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, है ना। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि भाई हाँ, इन सब चीज़ों से अगर ये सब काम करेगी तो हम ये सब अचीव कर पाएंगे। तो अभी डीपीएसपी देखो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है ना, जो कि आर्टिकल 36 और 37 में जनरली ये चीज़ें बताई हैं कि इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन
गाइडलाइंस दी रखी हैं, तो मतलब एक इंट्रोडक्शन टाइप का दिया है। फिर 38 से बात आती है, आर्टिकल 38 से 51 तक हमें क्या डीपीएसपी देखने को मिलेंगे। तो जो हमने 38 से 51 तक डीपीएसपी बनाए हैं उनको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, 3 तरह से हमने उनको डिवाइड किया है। जैसे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हैं, कुछ जो आर्टिकल होंगे हमारे डीपीएसपी में वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे बनाए गए हैं, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल पे बनाया है कि भाई गांधी जी के जो आइडियल्स थे उनको देख के, उनको ध्यान में रख के हमने ये सब बनाया है। फिर क्या है, लिबरल प्रिंसिपल की जो फ्रीडम, लिबर्टी और इंडिविजुअल लिबर्टी जो होती है उसको ध्यान में रखकर हमने कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे बना दिए हैं। तो 3 तरीके से हमारी सोसाइटी को बेनिफिट पहुँचाने के लिए हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल प्रिंसिपल। तो सोशलिस्टिक में ये सब दिए हैं आर्टिकल्स, गांधीयन में ये दिए हैं और लिबरल में ये दिए हैं। इनको एक बार ऐसे ध्यान में रखने के लिए एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्या है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल 3 है ना, एक एक करके तीनों को हम पढ़ेंगे। पहला क्या है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, मतलब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या काम करेंगे, वेलफेयर स्टेट को डेवलप करेंगे। कि भाई अगर सोशलिस्टिक ये प्रिंसिपल हैं, ये सब प्रिंसिपल किस चीज़ के लिए काम करेंगे, वेलफेयर स्टेट के लिए, कि भाई स्टेट के लिए, स्टेट के जो लोगों के पास सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिल पाए। तो इन सब प्रिंसिपल्स के थ्रू सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हमें मिलेगा, जिससे क्या होगा, जिससे क्या रिड्यूस होगा, इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी किस चीज़ में, वेल्थ में, स्टेटस में और अपॉर्चुनिटीज़ में। कि भाई हमें जो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस मिलेगा, है ना, पहली बात। फिर इक्वलिटी ऑफ वेल्थ मिलेगी, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है ना, कि अभी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर एक तरह से जाके एकदम प्लेन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, सबके पास बराबर बराबर वेल्थ होगी। ये सब प्रिंसिपल उस पर काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, वो बात अलग है ना। लेकिन लिखा क्या है, इट रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें कुछ प्रिंसिपल हैं वो देख लेते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है इसमें, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके पास रहने के लिए रिसोर्सेस रहे, है ना, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहे। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल 39 में क्या जोड़ दिया है, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। फिर दूसरा क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं अगर 8 घंटे कोई काम कर रहा हूँ, है ना, और मुझे कितने मिल रहे हैं, 15,000 रुपये मिल रहे हैं, है ना, 15,000 मिल रहे हैं। और वहीं पे कोई अदर लेडी है ना, कोई भी वुमेन है, वो भी 8 घंटे काम कर रही है, तो उसको कितने दिए जा रहे हैं, 14,000 रुपये। तो ये क्या हुआ, इनइक्वालिटी हो गई ना। तो यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। स्टेट क्या करेगी, स्टेट इंश्योर करेगी कि भाई जो आदमी है और औरत है ना, मैन है या वुमेन है, सबको बराबर अगर काम कर रहा है, कोई किसी की वर्किंग आवर्स बराबर हैं या किसी का काम बराबर है, सेम तरीके का काम है, तो सेम ही उनको पे किया जाएगा, मतलब सेम ही उनको पैसे मिलेंगे। तो ये यहाँ पे ध्यान रखा है, आर्टिकल 39 में ये भी जोड़ा है। फिर क्या है, फ्री लीगल एड, कि अगर कोई, जैसे एग्जांपल के लिए देखूं तो मेरे साथ कुछ केस हुआ, है ना, तो मैं क्या कोर्ट गया, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने हिसाब से कोई एक लॉयर ढूंढ सकूं, है ना, अपने लिए कोई एक प्राइवेट लॉयर ढूंढ सकूं। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, हमें एक गवर्नमेंट लॉयर प्रोवाइड करेगी ताकि हम अपने केस को सही से लड़ सकें, है ना, कोर्ट में। तो ये हो गया फ्री लीगल एड। राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, ये आर्टिकल 41 में जोड़ दिया कि भाई हमारे पास राइट होना चाहिए वर्क का और एजुकेशन का। ये कौन ध्यान रखेगा, स्टेट ध्यान रखेगी कि हाँ इन सबको इंश्योर करेगी कि ये सब हमें मिल पाए। राइट टू पब्लिक हेल्थ, अब पब्लिक हेल्थ का भी ध्यान रखेगी, आर्टिकल 47 में है। ये ध्यान रखना, राइट टू वर्क और पब्लिक हेल्थ का, और फ्री लीगल एड, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। तो पब्लिक हेल्थ कहाँ पे है, आर्टिकल 47 में। जैसे अभी कुछ टाइम पहले 2019 में कोविड-19 आया, तो उसके बाद स्टेट ने क्या किया, जो कंट्री है हमारी, उसने क्या किया, उसने वैक्सीनेशन किया पूरी कंट्री में, है ना, वो भी फ्री में वैक्सीनेशन किया। तो ये सब ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी होती है, स्टेट की जिम्मेदारी। स्टेट मतलब यहाँ पे पूरी कंट्री से लेके आके बोल रहे हैं। स्टेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो पहले ही मैं बता चुका हूँ। स्टेट में क्या आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, और जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं सब कुछ स्टेट के अंदर आती हैं। तो स्टेट इंश्योर करेगा हमारी पब्लिक हेल्थ।
तो राइट टू एजुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फ्री लीगल एड और राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, फिर पब्लिक हेल्थ। तो ये सब हमारे सोशियलिस्टिक प्रिंसिपल हैं जिससे हम क्या अचीव कर पाएंगे, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस अचीव कर पाएंगे। तो ये हो गए हमारे सोशियलिस्टिक प्रिंसिपल्स। अब हमारे कुछ और प्रिंसिपल्स हैं जैसे गांधीयन प्रिंसिपल। अब गांधीयन प्रिंसिपल क्या है, जो हमारे गांधी जी थे, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट जब हुआ 1915 में, जब ये आए, फिर 1951 से लेकर 1947 तक जब इनका ये स्ट्रगल चला, फ्रीडम स्ट्रगल चला, तो उस दौरान उन्होंने बहुत सारे आइडियल इस्टेब्लिश किए, है ना। उन्होंने शांति के लिए आइडियल इस्टेब्लिश किए, उन्होंने ग्राम पंचायत थी, जो विलेज लेवल पे डेवलपमेंट का काम था, इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ के आइडियाज़ दिए। तो बेस्ड ऑन गांधी जी आइडियाज़ ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भर, जैसे अभी मोदी जी का कैंपेन चल रहा है ना, आत्मनिर्भर भारत, तो ये सब कहाँ से आया है, सेल्फ रिलायंस किसके द्वारा, गांधी जी के प्रिंसिपल के द्वारा। फिर विलेज डेवलपमेंट, है ना, ये ग्राउंड लेवल पे काम करते थे कि भाई गांव का अगर विकास होगा तभी तो पूरे देश का विकास होगा। तो इस चीज़ पे ये लोग गांधी जी जो थे वो यहाँ पे फोकस करते थे कि अगर गांव का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। तो उन्हीं के ये प्रिंसिपल्स पे हमने कुछ DPSP और यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं। कौन कौन से हैं, जैसे ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, है ना। विलेज पंचायत का पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत पहले, लेकिन फिर हमने 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 था, है ना, 1992 में हमने क्या, पंचायत को जोड़ दिया था शेड्यूल 11 में, फिर म्यूनसिपैलिटीज़ को भी जोड़ दिया था 74th अमेंडमेंट एक्ट में। तो हमने यहाँ से विलेज पंचायत को भी यहाँ पे जोड़ दिया है। फिर क्या है, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43। अब ये क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो गांव के लेवल पे छोटी छोटी जो ग्राम उद्योग बोलते हैं ना, छोटे छोटे लेवल के जो उद्योग होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको लगाने की बात की थी, ये गांधी जी के आइडियल थे। तो यहाँ पे ये भी हो गया। फिर एजुकेशन टू वीकर सेक्शन। अब गरीब लोगों के बारे में कौन ने बात की थी, भाई गांधी जी के आइडियाज़ तो पहले से ही थे। तो वीकर सेक्शन के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये भी पूरा स्टेट का काम होगा। प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, आर्टिकल 47। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है। एग्रीकल्चर ऑन मॉडर्न लाइंस, कि एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं गांव पे लोग, लेकिन उसको भी, उसमें टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे, नई नई जो तकनीक आएंगी, टेक्नोलॉजीज आएंगी, तो उनको इंट्रोड्यूस करके क्या एग्रीकल्चर में हम और अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए भी जितने भी डेवलपमेंट्स करने हैं वो किसका काम रहेगा, स्टेट का काम रहेगा। यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 48। तो इनको याद रखना। जैसे प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने भी किया था। फिर एग्रीकल्चर ऑन मॉडर्न लाइंस, तो ये भी है। तो गांधीयन प्रिंसिपल में हमने देख लिया कि ये सब चीज़ें यहाँ पे जोड़ी गई हैं, आर्टिकल 40, 43, 46, 47 और 48। तो यहाँ पे क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल सेल्फ रिलायंस और विलेज डेवलपमेंट पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। तो स्टेट भी फोकस करेगी इन सारे प्रिंसिपल्स पे। तो अभी हमने दो देख लिए हैं, पहला कौन सा, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल देखे थे, और दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल। अब तीसरा क्या है, लास्ट वाला जो है वो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल मतलब इक्वलिटी, है ना, फ्रीडम, ये सब चीज़ों की बात करें तो इंडिविजुअल इक्वलिटी की बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो राइट्स होते हैं, इंडिविजुअल इक्वलिटी होती है, फ्रीडम होती है, लिबर्टी है। तो यहाँ पे जो लिबर्टी का, लिबरल का मीनिंग ही वही होता है। तो लिबरल जितने भी प्रिंसिपल हैं वो यहाँ पे जोड़ दिए हैं। जैसे इससे क्या होगा, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाएगी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब जितना भी हमने जो सिस्टम बनाया है उसको प्रॉपर तरीके से अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो चुकी है। जिससे क्या हमें समझ में आएगा कि हाँ जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो गुड गवर्नेंस के मॉडल पे काम कर रही है। गुड गवर्नेंस के बारे में पता होगा कि कैसे जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनका कैसे यूज़ किया जाए, है ना, कैसे स्टेट उनका यूज़ करेगी तो इफ़ेक्टिवली ऐसे यूज़ करेगी जिससे क्या है सबको फ़ायदा हो सके। तो ये हमारी गुड गवर्नेंस का पार्ट। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रिंसिपल्स जोड़े हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि भाई जितनी भी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सबके लिए एक ही कानून बना दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हालांकि ये पूरे अभी हमारी पूरी स्टेट्स में यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कुछ ही स्टेट हैं एक दो, उनके पास ही उन्होंने ही अकेला इसको इम्प्लीमेंट किया है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आर्टिकल 44। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है तो ध्यान रखना। फिर दूसरा क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर और फ्री एजुकेशन अप टू 6 ईयर्स, है ना, आर्टिकल 45 में। अब फ्री एजुकेशन तो 6 to 14 ईयर्स की एज के लोगों को लिए भी दी जाती है। तो वहाँ वो कहाँ पे है, वो हमारे फंडामेंटल राइट में है।
फंडामेंटल राइट में क्या है, फंडामेंटल राइट कौन सा है, आर्टिकल 21A। कहाँ इसमें क्या है, फ्री एजुकेशन अप टू 6 to 14 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे क्या है अप टू 6 ईयर्स, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर, 6 साल तक के बच्चों के लिए केयर करने की जिम्मेदारी पूरी स्टेट की रहेगी, स्टेट ही उसका पूरा खर्चा उठाएगा, है ना। तो ये कहाँ पे, आर्टिकल 45 में। तो इनमें डिफरेंस देख लेना, आर्टिकल 21A क्या है और आर्टिकल 45 क्या है। फिर क्या है, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये कहाँ पे है, आर्टिकल 48 ये। तो इनका ध्यान भी रखना है। प्रोटेक्ट आर मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, जितनी भी सामाजिक धरोहर है, हमारे देश की धरोहर है, उसको प्रोटेक्ट करना ये भी स्टेट की जिम्मेदारी होगी ना। कोई एक अकेला आदमी तो जाके नहीं कर सकता, कोई एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन जाके तो नहीं कर सकता। अगर स्टेट इनको प्रोटेक्ट करेगी, इनके लिए लॉज बनाएगी, इनके लिए रूल्स बनाएगी कि भाई अगर किसी ने कुछ तोड़ फोड़ की तो उसको सज़ा मिलेगी, इससे क्या होगा, जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो पाएंगे। उनके लिए काम करना, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो वो काम करता है कहाँ, इसी के अंदर काम करता है ना, स्टेट ने बनाया है इसको। तो स्टेट इंश्योर करता है कि प्रोटेक्ट जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनके पास भी वो धरोहर रहे। फिर क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, है ना। ये क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि भाई जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनसे जुडिशरी को बचा के रखना है। क्योंकि अगर जुडिशरी इनके साथ या तो जुडिशरी पर इनका दबदबा बना तो फिर क्या होगा, कानून जो हमारा कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव हैं और जुडिशरी है, इनको सेपरेट रखना होगा, है ना, इनकी पावर्स को सेपरेट रखना होगा, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना होगा। तो ये भी कौन इंश्योर करेगा, स्टेट ही इंश्योर करेगा कि भाई इनका सेपरेशन बना रहे। आर्टिकल 50 है, इसको याद रखना। फिर हमारा लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51, इसमें एक बार क्वेश्चन आ चुका है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस। केवल देश के लिए अकेला पीस, देश के अंदर पीस मेंटेन करने की बात नहीं हो रही है। हम क्या कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, हमारा पहले से ही मोटो रहा है और G20 में भी अभी बोला गया था कि वसुदेव कुटुंबकम, हम क्या पूरे जो धरती है उसको अपना एक परिवार मानते हैं। तो उसी के तहत इंटरनेशनल पीस को हम प्रमोट करेंगे कि भाई पूरे देश विदेश में, पूरे दुनिया में क्या शांति कायम हो सके। तो आर्टिकल 51 हमने यहाँ पे अलग से जोड़ दिया कि आर्टिकल 51 में क्या है, हम इंटरनेशनल पीस को भी प्रमोट करेंगे कि भाई दुनिया अपने देश से लेके पूरी दुनिया में शांति कायम रह सके। तो ये लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल है ना। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अर्ली चाइल्डहुड केयर है, एनवायरनमेंट के बारे में है, मॉन्यूमेंट्स के बारे में है, फिर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस बना के रखना है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस बना के रखना है। तो ये कौन से हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हो गए हैं, है ना। जिससे क्या होगा, जिससे हमें समझ में आएगा कि हाँ हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो एक गुड गवर्नेंस के मॉडल पे ही काम कर रही है। तो हमने ये 3 तरह के प्रिंसिपल्स देख लिए हैं, है ना। इसमें हमने पूरे डीपीएसपी कवर कर लिए हैं। डीपीएसपी पूरे कवर कैसे हो गए, 38, 39, 39A, 41, 42, 43 यहाँ पे, है ना। तो सारे आर्टिकल्स हमने यहाँ पे देखो 51, तो ये पूरे प्रिंसिपल्स कवर हो गए हैं, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल। तो ये हमें समझ में आ गया। अब इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए, जैसे 42nd अमेंडमेंट 1976। अब इसमें हमने क्या क्या जोड़ा था, आर्टिकल 39F, 39A, 43A, 48A, इनमें हमने क्या क्या ऐड कर दिया था, जैसे लीगल एड, है ना। फ्री लीगल एड पहले ऐड नहीं था, फिर इसको हमने यहाँ पे ऐड किया। चाइल्ड वेलफेयर, है ना, क्या था, आर्टिकल 21A में क्या था, एजुकेशन की बात हो रही थी, है ना, 6 to 14 ईयर्स तक। लेकिन यहाँ पे क्या है, चाइल्ड वेलफेयर मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में यहाँ पे हमने जोड़ दिया था। फिर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन जोड़ा था कि कैसे लोगों को बराबर तरीके से काम मिले, है ना, राइट टू वर्क मिले और एजुकेशन मिले। फिर एनवायरनमेंट के बारे में हमने जोड़ा। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसमें क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी को हमने शिफ्ट कर दिया था लीगल राइट में, आर्टिकल 300A में जोड़ दिया था। अब राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ पे है, आर्टिकल 19 में था, है ना। आर्टिकल 19 में राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको हमने यहाँ से हटा के आर्टिकल 300A में जोड़ दिया, है ना। आर्टिकल 300A में जोड़ दिया। इससे क्या हो गया,
ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो हमारा फंडामेंटल राइट था, मतलब इसको कोई वायलेट नहीं कर सकता। अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है और वहाँ से यदि गवर्नमेंट को वहाँ पे कुछ काम करना है तो हमारे पास अधिकार होगा, स्टेट कुछ नहीं कर पाएगी। हमारे वो जो एरिया है ना, हम उसको रखना चाहते तो हम रख लेते। इससे क्या होता है, स्टेट कुछ काम करना चाहती है वो भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक छोटी सी जगह हम कब्जा करके रखे हैं कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है, हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर सोचो वहाँ से कोई ट्रेन निकलनी हो तो फिर क्या होगा, उस जगह से क्या मोड़ के निकलेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, तो उसको सीधा निकलना पड़ेगा। इसीलिए जो लोगों के लिए अच्छी वेलफेयरिक सोसाइटी बनानी है, लोगों के लिए काम करना है, तो फिर ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको हटाना पड़ा। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के हमने क्या एक लीगल राइट बना दिया। ऐसा नहीं है कि जो राइट टू जो प्रॉपर्टी है उसका हमारे पास अधिकार नहीं है, लेकिन एक लीगल राइट है हमारे पास, फंडामेंटल एब्सोल्यूट राइट नहीं है ना। तो लीगल राइट हमने कहाँ पे 300A में जोड़ दिया। और फिर इससे क्या हुआ, डीपीएसपी ऑन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथन। जब वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है स्टेट को कि भाई सबके पास बराबर बराबर वेल्थ हो, तो उसके लिए क्या है, इसको हमने प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी से हटा के हमने एक लीगल राइट बना दिया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। फिर उसके बाद क्या है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसमें हमने आर्टिकल 45 को मॉडिफाई करके इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर जोड़ दिया है ना। यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर के बारे में बात हुई है। फिर यहाँ पे 2002 में हमने क्या आर्टिकल 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर, जिसको आर्टिकल 21A से जोड़ दिया, राइट टू एजुकेशन से जोड़ दिया। फिर क्या है 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है। इसमें क्या है आर्टिकल 43B को हमने ऐड किया है, जिसमें प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी प्रमोट करना हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया डीपीएसपी में। तो ये अभी तक हमारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। 44th हुआ, 42nd हुआ, 44th, 86th और 97th अमेंडमेंट 1976, 78, 2002 और 2011। तो ये हमें याद रखना कि इतने सारे हम अमेंडमेंट्स इनमें कर चुके हैं। तो हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया डीपीएसपी का, कि डीपीएसपी किस तरह से काम करते हैं। तो ये हमने ध्यान रखा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या बोला था, नोवल फीचर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं किसको, स्टेट को, कि भाई इस तरीके से आपको काम करना है। अगर नहीं दिए होते तो फिर कैसे भी काम करते, है ना, उनकी मर्जी रहती। लेकिन एक सेट ऑफ गाइडलाइंस बना दिए हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना दिए हैं कि हाँ इनके तहत ही स्टेट काम करेगा। तो आज की वीडियो में हमने पूरे डीपीएसपी पढ़ लिए हैं कि किस तरीके से डीपीएसपी बनाए गए हैं, और डीपीएसपी जो स्टेट है उसका काम क्या है और कैसे इनको इंश्योर करेगी। ये हमने पूरे डीपीएसपी देख लिए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।